मुझे सौंपने हेतु आदरणीय अतुल सर और पवन सर का मैं सहृदय धन्यवाद करती हूँ। इस व्याख्यानमाला में सर्वप्रथम लेक्चर डॉक्टर श्री जीपी उपाध्याय सर जी का रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष और गौरव का विषय है। परम आदरणीय उपाध्याय सर न केवल मेरे बीएमएस के टीचर रहे हैं, बल्कि मेरे एमडी के गाइड और हमेशा से मार्गदर्शक और प्रेरणादायक रहे हैं। सर की ख्याति इतनी है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर का परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना के द्वारा होती है। आज इस माह की व्याख्यानमाला की शुरुआत मेरे गुरु के व्याख्यान से होने जा रही है, जो कि मेरे और हम सबके लिए एक गुरु वंदना स्वरूप की है। आदरणीय सर श्री आयुर्वेद महाविद्यालय के एक्स प्रोफेसर और एचओडी रोग निदान रहे हैं। उनका करीबन 35 वर्ष का अध्यापन का अनुभव रहा है। सर आज भी वहाँ पर सचिव देखो तो एटा से हमर रोहतक रे थिले नै मैडम ता या नाटा कोन की ये मेहतार वाइफ बने किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। वाइफ ना सर की करीबन 11 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें नाड़ी विज्ञान विषय पर सर के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है। इसके अलावा रोगी रोग परीक्षा विधि पर सर की किताबें हैं। स्वस्थ तन स्वस्थ मन, व्यवच्छेदक निदान, इन पे भी सर की किताबें उपलब्ध हैं। सर के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका पावन परंपरा का भी संपादन किया जा रहा है कई वर्षों से। आपने शिक्षकों की समस्याओं के निवारण के लिए अखिल भारतीय शिक्षक संघ की स्थापना की थी, गठन किया था, और उसी की प्रेरणा से और उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करके इस एकेडमी ऑफ रोग निदान का गठन हुआ है। आप न केवल एक अच्छे शिक्षक, बल्कि बहुत अच्छे चिकित्सक, बहुत अच्छे लेखक और शायर और कवि भी हैं। सर की ख्याति न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और गिने चुने नाड़ी विशेषज्ञों में सर का एक उल्लेखनीय नाम है। सर न केवल नाड़ी विशेषज्ञ है, बल्कि एक बहुत अच्छे मनोरोग चिकित्सक, एक बहुत अच्छे मानसिक रोगों के ज्ञाता भी हैं और आपने कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सामाजिक कार्यों में आप आज भी उतने ही तत्पर हैं। आप जैसे महान विद्वान शिक्षक एवं चिकित्सक को सुनने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, यह सब हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। नाड़ी परीक्षा में आपका अनुभव उल्लेखनीय है। अतः इस एकेडमी ऑफ रोग निदान के माध्यम से हम सभी शिक्षक और हमारे छात्र आपके वक्तव्य से अवश्य ही अत्यंत लाभान्वित होंगे। इस विश्वास के साथ मैं परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर जीपी उपाध्याय सर को अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करती हूँ। सर सर आप सादर आमंत्रित हैं, आपका व्याख्यान प्रस्तुत कीजिए। गणेश जी सर को अनम्यूट कर दीजिए। ऊपर ठीक है। बस आवाज नहीं आ रही अभी भी सर म्यूटेड है सर अभी भी। हेलो नमस्ते उपाध्याय सर, अनम्यूट कीजिए आपको सर। हाँ जी सर। बाकी सब लोगों को आप कर दीजिए म्यूट, कई लोगों के माइक खुले हुए हैं और दिक्कत हो रही है। आप अपनी ओर से सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है सर। हाँ केवल सर का ही रखिए, आवाज लोगों की बार बार आ रही है। हाँ सर का सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो नाटक
हेलो हेलो। अब आई? हाँ सर, जी आवाज सर, नहीं आ रही? आ रही है सर, अभी आई? आ रही है। हाँ सर, अच्छा, जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद तो सर। उड़ीसा से मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार पंडा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय पवन जी, वार्ष्णेय जी, दीप्ति जी, डॉक्टर कोडवानी जी, कोल्हे जी, अच्छा पे बोलते बोलते हैं ना, आ गया। तो मैंने दीप्ति जी को बोला था कि कोई और विषय ले लीजिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप नाड़ी परीक्षा पर ही बोलिए। वो जब वर्धा में थी उस समय भी उन्होंने नाड़ी परीक्षा पे एक प्रस्ताव किया था। उसका एक संस्मरण याद आ रहा है। नाड़ी परीक्षा कितनी उपयोगी है, कितनी फायदेमंद है, इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। उद्घाटन उस समय के वाइस चांसलर श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी ने किया, और उस वर्कशॉप का उद्घाटन करते करते अंतिम में वो बोले कि उपाध्याय जी, मैं एक प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक नाड़ी है, लेकिन आपके शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो 55 प्रकार से चलती, दोष वेद से, योग रत्नाकर में आया हुआ। तो वो प्रश्न करके चले गए, उद्घाटन कर रात में मैंने उनको फोन लगाया करीब 10 बजे रात। वो कराड़ में थे। मैंने कहा कि सर, ये तरतम भेद से 55 प्रकार की नाड़ी होती, दृश्य दृश्यतर दृश्यतम। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा जैसे आपके यहाँ मॉडरम, मीडियम, मॉडरेट, मॉडरेट, सीवियर इस तरह से होता है, ऐसे हमारे यहाँ वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम। तो इस तरह एक एक दोष की 27 अवस्थाएं बन जाती हैं। वृद्धावस्था की 27, क्षीण की 27 और एक सम, ऐसे 55 नाड़ी का वर्णन होता है। बाद में क्या हुआ कि उस विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल में मुझे मेरा चांसलर नॉमिनी करके मुझे सेलेक्ट किया। पहली मीटिंग में जब वो मिले तो मिश्रा जी ने कहा कि उपाध्याय जी, मालूम है मैंने आपको क्यों लिया? आपने बोले नाड़ी परीक्षा के संदर्भ में मेरे प्रश्न का उसी दिन रात 10 बजे जवाब दिया। ज्यादातर विद्वान बोले वक्ता आते हैं, भाषण देते हैं, कोई प्रश्न होता है भूल जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपको याद रहा और आपने जो बताया वो एकदम सटीक। तो मेरा कहने का 2 बार उन्होंने नाड़ी परीक्षा की वजह से मुझे उस विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल में नॉमिनेट होने का मौका मिला। पिछले साल 6-7 अप्रैल को भी दीप्ति जी ने कुरुक्षेत्र में एक 2 दिन का वर्कशॉप रखा था नाड़ी परीक्षा पे। उसमें मैं और एक डॉक्टर त्रिपाठी जी, हम 2 लोग थे। बहुत अच्छा वर्कशॉप था। खासतौर से इनके जो कुलपति जी हैं, वाइस चांसलर हैं बलदेव धीमान जी, इतना विनयी विनयशील व्यक्ति मैंने जिंदगी में पहले नहीं देखा। वो वाइस चांसलर होते हुए भी पूरे टाइम चारों सत्र में मेरे सामने बैठे रहे, साथ में भोजन करते थे, विदा करने के लिए बाहर तक आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस वर्कशॉप के बाद 2 लड़के, एक पंजाब से और एक दिल्ली से, वो नेशनल वर्कशॉप था, राणा और विवेक करके 2 लोग, वो नागपुर आए नाड़ी परीक्षा सीखने के लिए। फ्लाइट से आए, 10 दिन नागपुर में रहे, होटल में रहे और वो नाड़ी परीक्षा के ज्ञान लेके गए। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि नाड़ी परीक्षा को लोग चाहते हैं। जब आपके पास मरीज आता है, रुग्ण आता है, तो वो ये अपेक्षा रखता है कि वैद्य मेरी नाड़ी जरूर देखे। और हम देखते भी, कोई भी चिकित्सा पद्धति का व्यक्ति हो, वो रोगी की नाड़ी पकड़ता जरूर है, अपने अपने ढंग से फाइंडिंग देखता है। लेकिन जितना विस्तृत वर्णन, जितनी फाइंडिंग आयुर्वेद में वर्णित है, वाकई किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। उस दृष्टि से नाड़ी परीक्षा पर हम लोगों ने विशेष अध्ययन करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने दोहराया था कि 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। इन 3 प्रमाण के आधार पर 3 परीक्षाओं का विकास हुआ: दर्शन,
स्पर्शन प्रश्न, प्रत्यक्ष के आधार पर दर्शन परीक्षा, अनुमान के आधार पर स्पर्शन परीक्षा और आप्तोपदेश के आधार पर प्रश्न परीक्षा। बड़ा मजेदार लगता है। चरक संहिता में यदि आप देखें तो इन प्रमाणों का क्रम सूत्र स्थान में प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश है और विमान स्थान में जाके आप्तोपदेश अनुमान प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात रोगी के संदर्भ में पहले आप्तोपदेश मतलब प्रश्न परीक्षा, उसके बाद अनुमान अर्थात स्पर्शन परीक्षा, उसके बाद प्रत्यक्ष अर्थात दर्शन परीक्षा। और ये मैंने कई बार दूसरे ढंग के व्याख्यानों में इस बात को मैं बोलता हूँ कि आपका निदान जितना प्रत्यक्ष के करीब होगा उतना सही होगा, उतना शाश्वत होगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी वही निदान प्रमुख माने जाते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं। जो इंडिकेटिव है, इमेजिनिंग है, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ईएसआर बहुत सारे मिल जाता है, बहुत सारी स्थिति में ईएसआर बढ़ा हुआ मिल जाता है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ब्रांकोस्कोपी यदि हम कर रहे हैं, इंडोस्कोपी हम कर रहे हैं, इवन एक्सरे भी, तो वो हमारे सामने चीज प्रत्यक्ष रहती है। तो हमारी जो निदान की प्रक्रिया है वो आप्तोपदेश से शुरू होकर आर्तोपी आपता, रोगी भी आपसे, आप्तोपदेश से शुरू होकर अनुमान से होते हुए प्रत्यक्ष की तरफ जाती है। जितना ज्यादा आप प्रत्यक्ष के करीब पहुंचेंगे उतना आपका निदान ज्यादा सही होगा। नाड़ी परीक्षा को भी प्रत्यक्ष करने के बहुत प्रयत्न हो रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उससे कानपुर आईआईटी वालों ने भी 2-3 बार मिला। जोशी जी जो नाड़ी तरंगिणी वाले हैं, पूना वाले, उनको डॉक्टर कोहली ने मेरे पास भेजा, वो भी 2 बार मिले। बीएचयू वालों ने मुझसे कंसल्ट किया, इलाहाबाद आईआईटी ने मुझसे कंसल्ट किया, विदेश से अमेरिका से मेरे पास रेफरेंस आते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, हमारी स्पर्शन, हमारी उंगलियों के स्पर्शन से हम प्रत्यक्ष जान लेते हैं, बहुत सारी बातें प्रत्यक्ष जान लेते हैं, सही निकलती हैं। तो इन बातों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है कि उसको हम प्रत्यक्ष कर लें, और वो होना भी चाहिए, इसमें प्रयत्न किए जाने चाहिए। मैंने 3 थीसिस लिखाई हैं, लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं थे। शायद आयुर्वेद वाले लोग कर भी ना पाए। प्रशांत देशमुख जैसे कुछ नए लोग भले टेक्नोलॉजी में जो प्रवीण है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे नाड़ी के स्कूल चल रहे हैं। और आपका जो दूसरा ग्रुप है उसमें आप यदि देखते होंगे रोग विनिश्चय परिषद, तो बहुत सारे लोग हैं जो नाड़ी पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फाइंडिंग, बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस दे रहे हैं। अर्थात इस विद्या को लेकर लोग जागृत हैं, लोगों की जागरूकता है, और वो इसलिए है कि आज चिकित्सा से ज्यादा निदान महंगा हो गया। उसके अलावा इंटरवेंशन के अलग खतरे, रेडिएशन के अलग खतरे, बाकी खतरे भी हैं जो नाड़ी परीक्षा में बिल्कुल नहीं। इतनी सुरक्षित कोई दूसरी निदान पद्धति है ही नहीं है। आयुर्वेद की भी जो दूसरी परीक्षा है उनमें भी आपको कुछ ना कुछ लगता है। नाड़ी परीक्षा देखने में ना आपको लाइट की जरूरत है, ना आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ना रोगी बेहोश पड़ा है तब भी आप नाड़ी देख सकते हैं, पर्दा नसीन है तो भी आप नाड़ी देख सकते हैं, बच्चा है तो भी नाड़ी देख सकते हैं, पागल है तो भी नाड़ी देख सकते हैं, चलते फिरते भी नाड़ी देखी जा सकती है, युद्ध काल में भी नाड़ी देखी जा सकती है। ये सारी विशेषताएं किसी दूसरी विधा में नहीं है, और इसीलिए योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा में सबसे पहले नाड़ी का उल्लेख, थोड़ी देर में ले जाना। नाड़ी मूत्रम बलम देवाम शब्द पहले उन्होंने। हाँ। अब मैं ये जो बात कर रहा था कि ये अनुमान प्रमाण आधारित परीक्षा है, एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। अनुमान स्थलु तर्को युक्त अपेक्षा,
कि जो अनुमान प्रमाण है ये तर्क और युक्ति की अपेक्षा रखता है, अर्थात नाड़ी परीक्षा करते समय आपको तर्कशील रहना पड़ेगा, आपको युक्ति लगानी पड़ेगी। मैं आगे गुण परीक्षा के विषय में बताऊंगा कि कैसे हम युक्तियों का प्रयोग करते हैं या उत्तर अनुत्तर परीक्षा में हम युक्ति प्रमाण का प्रयोग करते हैं। एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बनारस पढ़ के आए, वो राजा के यहाँ पहुंचे और राजा से बोले कि मैं कुछ भी बता सकता हूँ, मेरे को इतना ज्योतिष आता है। तो राजा ने बोला ठीक है आप उधर मुंह करिए। थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, राजा ने चांदी का एक सिक्का अपने मुट्ठी में रखा और उनको बोले कि आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। उन्होंने गणना की और बोले आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज है, आपकी मुट्ठी में कोई सफेद चीज है, आपकी मुट्ठी में कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर बीच में छेद है। तो राजा ने कहा बताओ है क्या। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, बोले चक्की का पार्ट, जो चक्की पीटते हैं ना वो भी सफेद होती है, गोल होती है, बीच में छेद होता है। तो राजा ने कहा कि भाई आपकी विद्या तो बहुत सही है लेकिन आपका तर्क ठीक है, चक्की मुट्ठी में नहीं आ सकती। और राजा ने वो सिक्का उनको दिखा दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि तर्क तो चिकित्सक को पग पग से करना पड़ता है। इसलिए नीतिकार कहता है वैद्य तर्क विहीनो नृपति रदाता निरक्षरो मंत्री प्रागुणिकश्चिरवासी मस्तक शूलानि चत्वारि। तर्क विहीन वैद्य, कंजूस राजा, बिना पढ़ा लिखा मंत्री और बहुत दिन तक रहने वाला मेहमान इससे सिरदर्द होते रहने वाला मेहमान। तो तर्क हमको लगाना पड़ेगा। अब आपको तर्क के लिए क्या चीज का ज्ञान होना जरूरी है? आपको पंचमहाभूत का ज्ञान होना जरूरी है, आपको त्रिदोष विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, आपको दूषियों का ज्ञान होना जरूरी है, आपको पंच निदान का ज्ञान होना जरूरी है, आपको 20 गुणों का ज्ञान होना जरूरी है, आपको हृदय की गतियों का ज्ञान होना जरूरी है, आपको रोगों की संप्राप्ति का ज्ञान होना जरूरी है। तब आप सही तर्क नाड़ी के आधार पर लगा सकते। क्यों नाड़ी विशुद्धा है, क्यों नाड़ी खर है, क्यों नाड़ी स्थित है, क्यों नाड़ी दीर्घा है, क्यों नाड़ी ह्रस्वा है, इसका ये फाइंडिंग तो हमको पता चल जाएगी, लेकिन इसका क्यों है ये तर्क तो हमको करना है। और जब तक ये तर्क आप नहीं करेंगे तब तक आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। नाड़ी परीक्षा बहुत लोग पूछते हैं भाई संगीताओं में नाड़ी का वर्णन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि नाड़ी शब्द 50 जगह संगीता में है, परीक्षा शब्द 50 जगह संगीताओं में है, लेकिन नाड़ी परीक्षा ऐसा करके नहीं। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि स्पंदन की जो बात है तो स्पंदन की बात हर जगह आई, स्पर्श गए की हर जगह बात आई। सिद्धि अरिष्ट विज्ञान के संदर्भ में वो कहते हैं तस्चेन मन्ये न स्पर्शे आसाम पराशुर विद्या। तर्क का बात है कि यदि उसकी मन्या नाड़ी का स्पर्शन पता नहीं चल रहा है तो वो मृत्यु की ओर है, पराशु है, ऐसा समझना चाहिए। सततम मृत व्यक्ति के लक्षणों में उन्होंने लिखा है कि सततम स्पंदमाना नाम भावानाम अस्पंदनम, जो निरंतर स्पंदन करने वाले भाव हैं उनमें स्पंदन का न होना अर्थात मृत्यु हो गई है। ये सब तो ये जो स्पंदन शब्द है ये सीधा सीधा नाड़ी की तरफ प्रोटेक्ट करता है। और वृषभराजियम ने जो 16 स्थान बताए नाड़ी परीक्षा के, उसमें ग्रीवा मूल भी है। ग्रीवा मूल मतलब कैरोटिड आर्टरी की ही वो बात कर रहे हैं, नाड़ी परीक्षा की बात कर रहे हैं। और वो इतना विस्तृत वर्णन है, इतना बढ़िया वर्णन है कि कहाँ नाड़ी की किस ढंग से परीक्षा करना चाहिए। मतलब ग्रीवा की उन्होंने लिखा कि कौन कौन से रोग में करना चाहिए और 2 अंगुली से करना, कहीं उन्होंने लिखा 1 अंगुली से। जिह्वा मूल की उन्होंने कहा 1 अंगुली से परीक्षा करनी। तो आचार्यों ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उनके समय के अनुरूप, उनके ज्ञान के अनुरूप, उनकी भाषा की व्यवस्था के अनुरूप
जो लिखना लग सकते थे वो उन्होंने लिखा है। उसको विशद करना, उसकी व्याख्या करना, उसको साइंटिफिक पैरामीटर पर उतार कर लिखना, ये हमारी जिम्मेदारी। हमने कुछ कोशिश की है। मेरी जो किताब है आयुर्वेदीय नाड़ी परीक्षा विज्ञान, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें हर बात, सूत्र के बाद, हर श्लोक के बाद मैंने कोशिश की है कि ये ऐसी नाड़ी क्यों मिलती है, ऐसी नाड़ी क्यों मिल रही है, या ऐसी संभावना क्यों है। तो ये जो बात है इसको और भी विस्तार से, और भी ढंग से, हेलो रागनी, हाँ सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है। और भी विस्तार से करने की आवश्यकता है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। आधी बुरी गई है कि भाई नाड़ी कैसे सीखे, ये अक्सर लोग पूछते हैं। तो इसका शास्त्र ने कहा कि संप्रदाय ने तथा स्वानुभवई निजे, ये 3 साधन, ये 3 आधार पर आप नाड़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र के आधार पर, किताबों के आधार पर, और संप्रदाय मतलब गुरु से प्राप्त करके, तथा स्वानुभवई निजे, और अपने निज अनुभव से। मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा इसका मतलब ब्यूटी है इस श्लोक की, वो ये है कि शास्त्रेण और संप्रदाय ने एक वचन प्रयोग, लेकिन स्वानुभवई निजे ये 3 विशेषण है और बहुवचन। अनुभव तो अपने ही होता है, लेकिन स्वानुभव और निज शब्द का भी प्रयोग किया। मतलब आप स्वयं जब नाड़ी देखेंगे, बार बार नाड़ी देखेंगे, तब आपको नाड़ी का ज्ञान होगा। मेरी किताब की भूमिका में प्रोफेसर RS सिंह जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं हर जगह उसको कोट करता हूँ। मैंने वो अंडरलाइन किया बगल से। वो लिखते हैं कि नाड़ी परीक्षा तथा उससे गूढ़ आतुरीय ज्ञान की प्राप्ति सतत अभ्यास तथा साधना का विषय है। वैद्य वर्षों तक अपनी संवेदनशील उंगलियों को नाड़ी की गति पर जमाते हुए अभ्यास करते रहने तथा अंगुली की संवेदना को उसकी अपने मस्तिष्क की तरंगों में तथा बौद्धिक शक्ति के मिलान द्वारा ओज, तेज, त्रिदोष, प्राण, इनकी गतियों के संबंध में भेदोपभेद ज्ञानोपदय के साथ अपने मस्तिष्क में संग्रहित करता है, तब उसमें अनेक संभावनाएं पैदा होती हैं। अर्थात हम बार बार जो देखते हैं, स्मृतम चरक कहता है, जो चीज स्मृतव्य होती है वो मस्तिष्क में रहती है। तो हम बार बार यदि नाड़ी देखते हैं, कोई नाड़ी हम देखते हैं, और वो विशिष्ट गति, वो विशिष्ट फाइंडिंग जब हमारे दिमाग में बैठ जाती है, तो वैसा ही मरीज जब फिर से हमारे पास आता है, तब हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि आपको ये समस्या है, आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, नीलम गुप्ता कर, वो हमारे परिचित हैं, पूर्व परिचित। उनकी माँ को भी विशुद्ध रूप से क्लिनिकली वो ग्रद्देसी की पेशेंट थी। कमर में दर्द था, पैर में दर्द आ रहा था, ग्रद्देसी खाद पीटना पैर से था, लेग राइजिंग साइन पॉजिटिव था। लेकिन नाड़ी जब मैंने देखी तो नाड़ी जो है गुरु चल रही थी, मंदिर चल रही थी, सीध थी। तो मुझे ने कहा कि आपको तो आँव है, शाम नाड़ी के लक्षण मिल रहे। तो बोली मुझे 3 और कितनी बार टट्टी जाना पड़ता है ये मैंने पूछा, तो उसने बताया मुझे 3-4 बार रोज जाना पड़ता है, लेकिन और हर समय लगता है जैसे अभी और जाना चाहिए। वही कृत्य प्रकृत संकेताम। और आप मानेंगे नहीं, मैंने उनको एक्सरे एडवाइस किया, और कुपिल हिंगवाजी बेटी मेरे पास थी, मैंने वो उनको 3 दिन बाद, चूंकि अल्टरनेट डे जा रहा हूँ मैं, शनिवार को आए थे वो, फिर मंगल को आए, पिछले मंगल को नहीं, मंगल को आए थे, गुरुवार को आए। तो गुरुवार को जब वो आए तो उनको 30% रिलीफ था, 30% उनको आराम था। और एक्सरे जो फाइंडिंग निकली वो L4 L5 के बीच में डिस्क लीजन था। मैंने उनको स्पष्ट बताया कि इसकी मैंने कोई दवाई आपको नहीं दी थी,
एक तेल जरूर दिया था लगाने को, स्थानिक लगाने को, लेकिन जो उसको लाभ मिला वो कुपीलू की वजह से और हिंगवादी मिट्टी की वजह से, आम पाचन की वजह से। आम के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत एक प्यारा श्लोक है, पढ़ाई होगा, दोषेण एना वततम शरीरम तल्लक्षणे राम समुद्र भविष्य। आम ऐसा है कि आपके शरीर में जिस दोष की प्रधानता होगी, जिस दोष से शरीर आक्रांत होगा, उसके लक्षणों को भी बढ़ाएगा और खुद के लक्षणों को भी पैदा करेगा। तल्लक्षण ही आम समुद्र भविष्य। तो इस तरह से नाड़ी परीक्षा से आम का ज्ञान हुआ। मैंने आम की नाड़ी दी और मुझे 30% यस, बिना डायग्नोसिस हुए, बिना सही ट्रीटमेंट शुरू किए, बाद में उनको पुड़िया उड़िया बना दिया, वो जाने दीजिए, आज का विषय नहीं। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि नाड़ी परीक्षा ऐसा एक जादू का है कि वो आपने यदि 1-2 लक्षण भी रोगी को बता दिए बिना उसके कहे, ये कोई ज्योतिष, मैं अक्सर बोलता हूँ ये ज्योतिष नहीं है, ये कोई भविष्य काल के तक ज्ञान कराने वाला कोई शास्त्र नहीं है, लेकिन यदि आपने 2-4 लक्षण भी मरीज के बता दिए, चाहे जिस आधार पे बता दिए, यानी गति के आधार पर, स्थान प्रत्यक्षता के आधार पर दोष के लक्षण बता दिए हों, तब भी रोगी आपसे प्रभावित हुए बने ही रहता है। तो ये इसका एक ब्यूटी है। तो ये 3 बातें याद रखिए, शास्त्रेण संप्रदायेन तथा सानुभवे निजे। अपने ज्यादा से ज्यादा मरीज की नाड़ी देखिए, मरीज नहीं मिलता है तो अपनी नाड़ी देखिए। मैं अक्सर बोलता हूँ ये बात। मेरे पास जो अमेरिका वाला व्यक्ति बार बार भेज रहा है, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, वो क्या करते हैं कि किडनी फेल्योर वाला पेशेंट, उसका नाड़ी का ग्राफ निकालते हैं, फिर उसका डायलिसिस होता है, डायलिसिस के बाद फिर वो नाड़ी का ग्राफ निकालते हैं। पहले गर्भवती का ग्राफ निकालते हैं, फिर उसका सिजेरियन होता है, उसके बाद ग्राफ निकालते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि लोग कोशिश कर रहे हैं। यदि ये हमको इसको सीखना है तो हम ये कर सकते हैं, खाली पेट है, भूख लगी है, तब नाड़ी देख लें, खाना खा लें तब नाड़ी देख लें, खाने में चूड़ा खा रहे हैं तो नाड़ी देख लें। यानी उन लोगों ने कितनी मेहनत किया होगा। अभी मैं ऐसे बैठे बैठे देख रहा था, तो ज्वर की जो संधिपात के 13 भेद हैं, 13 भेदों की नाड़ी अलग अलग लिखी है। फिर उन्होंने कहा ज्वर में आपने दही खाया है तो कैसी नाड़ी चलेगी, ज्वर में चूड़ा खाया है तो कैसी नाड़ी चलेगी, ज्वर मुक्त है तो कैसी नाड़ी चलेगी। तो आखिर ये बात वो ऐसे अंदाजा नहीं लिख सकते कोई। आ रही आवाज आ रही है ना? हाँ, कोई भी आचार्य जो है गलत नहीं लिख सकता। अब मैं एक खास बात दूसरी कहने जा रहा हूँ, वो है नाड़ी खाली एक ढंग से स्पर्श विधि की जाती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं स्पर्शनाथ, पीडनाथ, हेमाताथ, मर्दनाथ, वेदनाथ अपनी आपको 5 ढंग से स्पर्शन करना, मेथड ऑफ पल्पेशन। खाली बिना प्रेशर के आपको नाड़ी देखना है, यानी स्थान प्रत्यक्षता देखना है, नहीं करना है। बिना प्रेशर के नाड़ी में हाथ रखिए और ये देखिए कि नाड़ी के नीचे कहाँ पर ज्यादा फोर्सफुल पल्सेशन हो रहा है। ये स्थान प्रत्यक्षता है, ये दोष का ज्ञान, दोष की प्रधानता पता लगता है। तो स्पर्शनाथ। दूसरा है पीडनाथ, मतलब दबाव डाल, इतना दबाव डालिए कि पूरी कोलेप्स हो जाए, पूरी धमनी कोलेप्स हो जाए। तो ये हुआ पीडनाथ। ये देखने के लिए, वॉल्यूम देखने के लिए, बल देखने के लिए, हमारे हिसाब से पूर्णा अपूर्णा देखने के लिए, हमारे हिसाब से साम्य राम देखने के लिए, गुरु लघु में आगे इसकी थोड़ा विवेचना और करूंगा, देखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद हेमाताथ, ये नाड़ी का प्रेशर रिलीज करिए,
ये देखिए कि नाड़ी कैसे जल्दी फिर से भर के आ रही। देखिए एक्चुअली अभी हमने बात की नाड़ी स्पर्श गेय है। स्पर्श के गुण गुरु लघु नहीं होते। स्पर्श गेय जो है उष्ण होता है, शीत होता है, चिक्कण होता है, मृदु होता है, कठोर होता है। ये 6 गुण है जो स्पर्श गेय। लेकिन उन्होंने लिखा है विस्तृता, पिछला, गुरुवी, लघुवी, सामेन, साम है नाड़ी तो गुरु चलेगी। तो अपेक्षाकृत नाड़ी यदि तेज चल रही है, दबाने से जल्दी दब जा रही है और प्रेशर रिलीज करने पर जल्दी फूल जा रही है, तो वो लघु नाड़ी। ठीक है। अपेक्षाकृत मंद चल रही है, दबाने पे पीड़नाथ, दबाने पे देर से दब रही है तो ज्यादा प्रेशर ताकत ले रही है, और झमाता आपने प्रेशर छोड़ दिया तो वो देर से धर रही है तो वो गुरु नाड़ी है। ठीक है। तो झमातात, इसके बाद वो कहते हैं पीड़नाथ, मर्दनाथ, बाई रोटेशन। अब अपने यहाँ तो पिछिल भी लिखा हुआ है, कफज अतिसार में उन्होंने लिखा पिछला नाड़ी, साम में लिखा हुआ पिछला नाड़ी। तो हम मॉडर्न में भी वो बाय रोटेशन देखते हैं, लेकिन वो ब्लड वेसल्स की दीवार देखते हैं सिर्फ बाय रोटेशन। हमारे यहाँ कहना है कि आप उसको थोड़ा प्रेशर के साथ मर्दन करिए, तब आपको पता लगेगा कि वो स्निग्ध है, कि वो खुरदुरी है, कि वो पिछिल है, कि वो स्थिमिता है। ये सारा ज्ञान आपको मर्दनाथ पता है। ठीक है। ग्रथित नाड़ी, इवन ग्रथित नाड़ी, मैं आपको एक संस्मरण सुनाऊंगा ग्रथित नाड़ी का। ग्रथित नाड़ी यदि है जैसी गाढ़ जैसी पता लग रही है तो रक्त दृष्टि पे निर्दिष्ट है। उन्होंने लिखा है कि रक्त की दृष्टि है, ऐसा समझते हैं। ऐसे रोटेट करने पर यदि पल्स के बीच में आपको दाने दाने लग रहे हैं, गांठ लग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसको रक्त की दृष्टि है अथवा उसके शरीर में कहीं ग्रंथि निर्माण है, ऐसा मान के चलना चाहिए। और वेदनादपि, एक बढ़िया संस्मरण याद आ रहा है। पहले वेदनादपि मतलब जब उसका जो है बहुत ज्यादा दबाव देना है, जब उसकी गति बंद हो जाए, इस तरह का। मैं वो बता रहा था ग्रथित नाड़ी का एक संस्मरण, बहुत अच्छा संस्मरण है। एक बार जामनगर बघेल सर ने बुलाया था, वो विदेशी आए थे, विदेशियों का वो इंचार्ज थे, आपको लोगों को मालूम है। तो फॉरेनर्स को नाड़ी परीक्षा पढ़ाने के लिए वो मुझे बुलाते थे, अक्सर हर साल के 6-7 साल लगातार गए। तो वो पढ़ाने के बाद हम लोग द्वारका गए। मेरे साथ डॉक्टर विनोद तिवारी जी भी थे, कोडवानी सर जानते हैं, दीप्ति भी जानती हैं। तो हम लोग वहाँ दर्शन करके बाहर निकले, तो लोगों ने बोला अरे शंकराचार्य जी भी बैठे हैं, दर्शन कर लो। तो हम लोग वहाँ दर्शन करने गए। दरबार भरा हुआ था और एक साउथ इंडियन तांत्रिक बैठा था। बड़े मजेदार बात है, इसलिए वो संस्मरण सुना रहा हूँ मैं। और स्वामी स्वरूपानंद जी जो है शंकराचार्य जी, बड़े चकल्लस के मूड में थे। तो उन्होंने उससे पूछा आप एक बात बताओ, बोले राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो तांत्रिक बोला बनेगा, जरूर बनेगा। तो वो स्वरूपानंद जी बोले कैसे बनेगा, इतने झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में केस है। बोले सरकार बनाएगी। ये वो तांत्रिक ने कहा सरकार बनाएगी। बोले हो ही नहीं सकता। बोले आप देख लेना। वो तांत्रिक इतने बलपूर्वक बोल रहा था। तो वो अंतिम में स्वरूपानंद जी ने उसको एक ताल उड़ाया और एक रुद्राक्ष की माला दी और विदा कर दी। स्वरूपानंद जी जब उसको रुद्राक्ष की माला दे रहे थे, मेरे मन में एक विचार आया, काश मुझे भी रुद्राक्ष की माला इनके हाथों मिली होती। सब लोग गए, प्रणाम कर करके जा रहे थे, मैं भी प्रणाम करने पहुंचा। तो बोले कहाँ से आए? मैंने कहा वैसे तो मैं आपसे परिचित हूँ बनारस से, लेकिन अभी मैं नागपुर से आया हूँ और यहाँ जामनगर आया। किस लिए आए थे? मैंने कहा विदेशियों को नाड़ी पढ़ाने आया है। मैंने बताया वो चकल्लस के मूड में थे। उन्होंने तत्काल अपना हाथ आगे कर दिया। बोले हमारी भी नाड़ी देखो। मैंने नाड़ी देखी, विशुद्धा नाड़ी थी, खूब फैली हुई नाड़ी थी
और जब मैंने रोटेट किया तो ग्रथित नाड़ी। मैंने उनको कहा बाबा जी आपको मूत्र का विकार है और कहीं शरीर में आपके गांठ है। उन्होंने तत्काल घंटी बजाई क्योंकि सामने कुछ भक्तगण बैठे थे और एक सेवक आया, बोले इनको अंदर बैठा और डॉक्टर शर्मा जी से मिलना। एक उनके साथ रहते हुए सरकार द्वारा दिए हुए शंकराचार्यों के बहुत प्रोटोकॉल होते हैं, मेडिकल ऑफिसर हर समय उनके साथ रहता है। तो शर्मा जी आए, उन्होंने परिचय वच्चय हुआ तो फिर स्वामी जी भी आए और उन्होंने पूरा बताया और अपना पेट की गांठ बताया। बोले ये मेरा जो पेट इतना बड़ा है ना, पेट ऐसे नहीं बढ़ा, ये गांठ की वजह से। आपने ठीक बताया और मुझे डायबिटीज है, मुझे प्रोस्टेट है, मुझे पेशाब में बड़ी तकलीफ है। उन्होंने पर्चा दिखाया तो मेरे गुरुजी का पर्चा था, बनारस के हरिहर नाथ उपाध्याय जी। अब उसमें उन्होंने गुल्म काला नल रस, प्रत्याद रस सब उनको दिया हुआ। मैंने कहा महाराज जी इससे तो आपको बहुत जलन हो रही हो। तो वो बड़े क्या बोलना चाहिए, दुखी होकर बोले मैं मरा जा रहा हूँ ये दवाई खाने से। मैं कहा बंद कर दीजिए, मैं आपको कुछ काढ़ा लिख के देता हूँ, दवाइयाँ लिखता हूँ, उसका काढ़ा बनाइए। उसके बाद जब वो नागपुर आए, मुझे याद किया, मेरे घर में, मेरे दवाखाने में अभी भी उनके साथ फोटो है। पावन परंपरा में उनका पूरा आशीर्वाद भी हम लोगों ने पाया। तो ये ग्रथित नाड़ी, ये बाय रोटेशन पता लगेगी आपको। आप जब उसको घुमाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि नाड़ी के अंदर में कहीं दाने दाने। अर्क पुष्प निवारण नाड़ी हमारी समझ में नहीं आ रहा था जब हम और हाँ वो आ जाओ दिखा दो। ये मेरा बेटा दिखा रहा है कि वो जो उनने माला, फिर उन्होंने मुझे और विनोद तिवारी दोनों को माला पहनाई थी और ये माला हमारे बेटे के गले में। तो एनीवे सवाल मैं तो भूल ही गया था वो बात कि मुझे भी माला मिली, फिर बाद में उन्होंने अपने हाथ से माला पहनाई। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि अर्क पुष्प निवाह नाड़ी हमारी समझ में नहीं आ रहा था। जब हम एक किताब लिख रहे थे, एक विशिखानुप्रवेश विज्ञान, उल्लास शर्मा जी और मैं, तो इत्तेफाक से पीजे ठाकर साहब जामनगर वाले परीक्षा लेकिन नहीं लिख लिया है, एमडी की परीक्षा लेने के लिए आए। हमने उनको कहा साहब ये अर्क पुष्प का क्या मतलब हुआ, अर्क पुष्प निवाह नाड़ी का ये क्या, कैसे कैसे उदाहरण आचार्यों ने दे दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अर्क पुष्प देखा है आप? मैंने कहा हाँ तो देखा है। कैसा होता है? बीच में एक डंठल रहता है, ऊपर पास पकड़ी रहती, बस बोले ऐसी नाड़ी मिले कि बीच में कठोर है और आसपास नरम है तो वो अर्क पुष्प निवाह नाड़ी। और आप विश्वास मानिए कि उस नाड़ी का के रोगी, उस तरह के रोगी मिले मुझे, मैंने अनुभव किया और प्रेडिक्ट किया कि आपको खुजली हो रही है, आपको कुंचियां हो रही हैं या सोरियासिस वाला पेशेंट आता है तो उसमें इस तरह के लक्षण देखने को नाड़ी के मिलते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये खाली एक बार हाथ रख दिया ऐसा नहीं है, नाड़ी देखिए, बार बार देखिए। आगे ये योग रत्नाकर ने भी लिखा है, बसवराजियम ने भी लिखा है, भारत त्रयम परीक्षेत धृत्वा धृत्वा विमोचे जिमृष्ट बहुधा बुद्धिया रोग व्यक्तिम विनिर्दिष्ट। कि 3 बार नाड़ी की परीक्षा करिए, आप क्या देखना चाहते हैं इसके आधार पर आपका स्पर्शन विधि रहेगी और स्पर्शन विधि से जो आपको फाइंडिंग लग रही है, यू शुड कंफर्म दैट फाइंडिंग 3 टाइम्स। 3 बार उस फाइंडिंग को आप देखिए। यदि आपको लगता है कि मृदु नाड़ी है तो आप उसको भी 3 बार देखिए। आपको लगता है दीर्घा नाड़ी है, दीर्घा का मतलब 4 अंगुली के नीचे मिल रही तो दीर्घा नाड़ी, ये रक्त दृष्टि में भी दीर्घा शब्द आया। हाइपर टेंशन का आपको रोगी मिले, हाइपर टेंशन का आपको रोगी मिले तो उसकी नाड़ी आपको 4 अंगुली के नीचे मिलेगी। यूनानी में तो 4 में ही करते हैं, बहुत ऐसी है। ह्रस्वा का मतलब है कि जो छोटी है, लंबाई में छोटी, सिर्फ 2 अंगुली के नीचे यदि आपको नाड़ी मिल रही है तो धातु क्षय का रोगी है। महिला है तो उसको बार बार एवार्सन हुए होंगे या दीर्घकालिक जो है वो श्वेत प्रदर की रुग्णा हो सकती है। तो इस तरह की फाइंडिंग को आप एक बार नहीं 3 बार देखिए। भारत त्रयम परीक्षित धृत्वा धृत्वा विमोचित एक बार रखिए,
हो सकता है गलत प्रेशर के कारण कोई इम्पल्स आ रही, कोई पल्सेशन मालूम पड़ रहा हो, तो उसको छोड़िए, फिर से रखिए। और बिल्कुल वैसे ही है जैसा आचार्य चरक ने कहा, सर्वथा सर्वमालोच्य यथा संभव अर्थविद अथा देवस्य यथा देवस्य तत्व च रोगे च तदनंतरम, मतलब चिकित्सा बाद में करिए, पहले तत्व पर आधारित होइए। तत्व का मतलब है रोग निदान, तत्व का मतलब है रोग निदान। जहां जहां अभी आए व्यादेश तत्व परिज्ञानम वेदना यास्य निग्रह एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वम न वैद्यो प्रभुरायुषा। तो तत्व पर आधारित पहले होइए। सर्वथा सर्वम आलोच्य, सब प्रकार से फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, सभी चीजों को बिलो का एनालिसिस करिए। आप उसकी हिस्ट्री को भी एनालाइज करिए, उसके पूर्व को एनालाइज करिए, उसके व्यसन को एनालाइज करिए, उसकी दूसरी परीक्षा को भी करिए। मेरे वो कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, जिस तरह हम पंचनिदान के संदर्भ में बोलते हैं, एते व्यस्ता समझता व व्याधि बोधका भवंती, ठीक वैसे ही अष्टविध परीक्षा के विषय में भी है, दसविध परीक्षा के विषय में भी है, चतुर्विध परीक्षा के विषय में। वो रोग के संदर्भ में है, ये रोगी के संदर्भ। आपको किसी एक से जानकारी हो भी जा रही, मैं कई ऐसे संस्मरण सुनाता हूँ कि खाली पूर्व व्याधि तीव्रता के आधार पर व्याधि कंफर्म हो जाती, कई बार व्यसन के आधार पर व्याधि कंफर्म हो जाती। आदरणीय कार सर दिख रहे हैं, मेरे पास संस्मरण बहुत है। हम लोग जब एमडी कर रहे थे तो हमारे यहाँ बीएचयू में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप मॉडर्न के डॉक्टर को कॉल कर सकते, रेफरेंस भेजिए, डॉक्टर आएगा देखेगा। 2 साल पहले 2016 में आर.एस. सिंह जी के साथ एक बंगाली डॉक्टर साहब, अभी उनका बहुत वीडियो चल रहा है, तपन कुमार, तो लाहिरी साहब, तो वो उस समय भी शादी वादी नहीं की, तब भी वो हॉस्टल में रहते थे, मैस में खाना खाते थे, और एक हाथ में एक एप्रॉन की एक जेब में मूंगफली, एक जेब में किताब उपन्यास, और हाँ छतरी और स्टेथो। सर साहब ने इशारा किया, अभी भी वही हालत। आपने 3 साल पहले पढ़ा होगा, योगी जी उनसे मिलने वाले थे, तो क्या बात है, बोले दिखाना चाहते थे, बोले ओपीडी में आए, ऐसे व्यक्ति। तो हम लोगों ने, एक महिला थी, उसको हेमोप्टेसिस था, उसको हम लोगों ने सब कुछ डॉक्टर महेंद्र पाल पठानकोट वाले, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री लिखी, करीब 14 पेज की हिस्ट्री लिखी, सारी फाइंडिंग लिखी, उनको कॉल भेजा, वो आए और आके उन्होंने एक ही बात पूछा, बाबा बीड़ी पीता, हुक्का पीता? वो बिहार की लेडी थी, उन्होंने एक ही बात पूछा, बाबा हुक्का पीता? तो उसने बोला पीता। अब हम लोगों ने सब कुछ लिखा था, लेकिन कोई औरत हुक्का पिएगी ये बात हमारी कल्पना से बाहर था, हम लोगों ने नहीं पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब फाइंडिंग लिखी थी, उसका हाथ ऊंचा किया, एक्सिलरी ग्लैंड देखे, लिम्फ नोड्स बढ़ी हुई थी, बोले 90% ये सीए ब्रोंकस की पेशेंट है, कल भेजो, मैं इसका ब्रोंकोस्कोपी करता हूँ। क्योंकि आप सब डॉक्टर हैं, मैं वो संस्मरण थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा संस्मरण है। दूसरे दिन वो बुढ़िया ओटी के बाहर बैठी हुई थी, डॉक्टर लाहिरी वहां पहुंचे, उन्होंने बोला क्यों बाबा क्या बात? तो बोले वो कह रहे 35 रुपए भर के आओ। उस जमाने में 35, ये मैं आपको 77 की बात बता रहा हूँ, 35 रुपए में ब्रोंकोस्कोपी हो जाती थी। उस बुढ़ी के पास 35 रुपए नहीं थे, लाहिरी साहब ने अपनी जेब से निकाल के, उसको लड़का था उसका, उसको पैसे दिए, बोले ये 35 रुपए जमा करके आओ, बिना पैसे रसीद के मैं भी नहीं कर सकता, और उसकी ब्रोंकोस्कोपी। दूसरे दिन हम लोगों को पता लगा, हम लोगों ने चंदा किया और उनको पैसे देने के लिए गए। लाहिरी साहब को उनके डिपार्टमेंट सर्जरी में थे, थोरेसिक सर्जरी में,
तो उन्होंने बहुत जम के डांटा, तुम लोगों का पैसा लूंगा बोले। तो एनीवे मेरा कहने का मतलब है कि जरा सी भी हिस्ट्री के पर भी कंफर्म हो जाता है, पूर्व व्याधित्व से कंफर्म हो जाता है, लेकिन हमको सारी परीक्षाएं करनी चाहिए, क्योंकि हम व्याधि बल और व्याधि विरोधी बल दोनों को देख रहे हैं। हम पंचनिदान के माध्यम से व्याधि बल देखते हैं, तो हम अष्टविध परीक्षा 10वीं परीक्षा के माध्यम से व्याधि विरोधी बल देखते हैं। इसीलिए हम प्रकृति पहले देखते हैं कि इसका स्वस्थांश कितना बाकी, इसके शरीर में स्वस्थांश कितना बाकी। इसलिए हम प्रकृति विकृति सार संगणन बल प्रमाण ग्रहण हेतु, काय का बल प्रमाण बड़ा अभी कोरोना के संदर्भ में बातचीत आ रही है, तो वो बल प्रमाण मतलब व्याधि विरोधी बल देखने का। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख के यदि हम नाड़ी परीक्षा करें तो निश्चित रूप से ज्ञान होता है। क्लिनिकल की बात बार बार कह रहे हैं, हमारा तो पूरा क्लिनिकल है, हमारी पूरी परीक्षाएं, पूरा निदान का जितना सिद्धांत है वो क्लिनिकल है। संक्षिप्ता क्रियायोग निदान परिवर्तन क्लिनिकल है, उपशय अनुपशय परीक्षा पूरा क्लिनिकल है, चिकित्सा पूरा क्लिनिकल है। उसी तरह से नाड़ी परीक्षा वगैरह भी पूरा क्लिनिकल है। इसमें आप विशिष्ट बात समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए शुरू करता हूं मैं थोड़े से 2-4 रोगों का उदाहरण। ज्वर में हम कहते हैं कि ज्वर कोपे तो धमनी शोषणा वेगवती भवे। ज्वर कोप में धमनी गर्म रहती है, वेगवती होती है। वेगवती में कहीं कोई प्रॉब्लम। आयुर्वेद में बहुत सारे शब्द हैं, तीव्रा, तीव्रगमना, क्षिप्रा, क्षिप्रगतिका, वेग वाहिनी, वेगवती, इस तरह के शब्द। तो ये टेकिकार्डिया के लिए, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मॉडर्न वाले भी वही करते हैं। एक जमाने में थर्मामीटर नहीं होता था, सब लोग उसी के आधार पर ज्वर देखा करते थे, डिग्री बताया करते थे, इतनी डिग्री बुखार। महत्वपूर्ण शोषणा, नाड़ी देखिए और थोड़ा दबाव दीजिए, पल्स पर थोड़ा प्रेशर दीजिए और प्रेशर देके थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि त्वचा के स्पर्श के अलावा स्पर्श हमको मालूम पड़ना चाहिए। और नाड़ी शोषणा है, नाड़ी छूने में गर्म लग रही है, तो आप रोगी को पूछिए कि आपका मुंह का स्वाद कैसा रहता है, हाथ पैर में दर्द रहता है। अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये फाइंडिंग मिलती है और मैं रोगी को बोलता हूँ अरे आपको तो बुखार है, तो कहता है हाथ पैर बहुत दुखते हैं साहब, शाम को गर्म हो जाता है, मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, ऐसा रोगी बताता है। तो नाड़ी के ये व्याधि के अनुसार जो बताए गई हैं, कौन सी नाड़ी कैसी रहेगी, उसको तो आपको वहां जाके पढ़ना पड़ेगा, एक एक को पढ़ना पड़ेगा। नाड़ी तंत्र में लिखा रुजा कालिक वैशिष्टात भवेत सापि विशिष्ट विलक्षणा, कि रोग के अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार नाड़ी गति भिन्न भिन्न मिलती है। और मैं जैसा अभी बता रहा था कि ज्वर के विषय में बता रहा था, खाली ज्वर के नहीं, अन्य के विषय में भी उन्होंने सन्निपातक ज्वर का जैसे मैंने बताया, तो उसी तरह से बहुत सारे रोगों के विषय में, अलग अलग अवस्थाओं के विषय में, कैसा खाना खाया है ऋणावस्था में, वो पथ्य कौन सा कर रहा है नहीं कर रहा, इसके विषय में भी नाड़ियों का वर्णन किया। तो हमने ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये इन्होंने क्यों लिखा। अभी स्क्रीन पे बागे जी दिख रहे थे, मृत सर्प निवारण नाड़ी ग्रहणी दोष पाविषेध की बात वो सुबह उनके रोग विनिश्चय परिषद में बहुत चल रही। अगेन मैं बोलता हूँ, इसका एक संस्मरण है मेरे पास। मैं CCRS के डायरेक्टर जनरल का इंटरव्यू लेने के लिए गया था, लवेकर जी के पहले जब पोस्ट खाली हुई थी। उसमें त्रिगुणा जी थे, बृहस्पति देव त्रिगुणा जी। आज के युग में नाड़ी परीक्षा के विषय में उनसे बढ़िया कोई दूसरा व्यक्ति है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि किसी का लीवर खराब है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो कैसी नाड़ी चलेगी। मैंने कहा किसी भी नाड़ी ग्रंथ में लीवर संबंधी नाड़ी का वर्णन नहीं।
तो वो बोलते हैं अच्छा बताओ गृहिणी में कैसी नाड़ी चले, तो मैंने ये श्लोक बोल दिया, मृत सर्प निवारणानि गृहिणी दोष मालूम। बस बोले यही तो मैं सुनना चाहता था। गृहिणी क्या है, मतलब हम लोग ये लोग सुबह बात कर रहे थे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, उन्होंने कहा कि लीवर ही गृहिणी। गृहिणी का मतलब है जो ग्रहण करता है, पचाता है, विमोचन करता है। तो बड़ी आंत गृहिणी नहीं है, गृहिणी है। और बोले लीवर, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वो इंटरव्यू तो जाने दीजिए, वो बात मुझे याद रही। और मैंने उसके बाद ध्यान देना शुरू किया कि सही में सिरोसिस लीवर वाले जो मरीज हैं या दूसरे जो लीवर सप्रेशन वाली स्थिति वाले मरीज हैं, उनमें मृत सर्प निवारण। मृत सर्प का अर्थ ये होता है बागी जी कि सांप मर गया है, सांप एकदम नहीं मरता, आप उसका सिर कुचल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, उसके बाद भी उसमें लहर चलती रहती। हमारे हिंदी प्रांत में उसको मैर बोलते हैं, मैर आती बोलते, मैर आ रही। तो यदि नाड़ी बहुत दुर्बल है, मंद है, रिक्ता है, तो वह मृत सर्प निभा है। यह आप धातु क्षय की किसी भी अवस्था में या लगातार अपचन की रहा है ऐसी अवस्था में वैसे आप रोगी की नाड़ी देख सकते हैं। कार्डियक फेल्योर वगैरह वाली जब कंडीशन आती है तब भी आप इस तरह की नाड़ी देख सकते हैं। एक दो और बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। खासतौर से अरिष्ट विज्ञान, अरिष्ट विज्ञान के विषय में नाड़ी परीक्षा में बहुत बढ़, मतलब यदि आप सारंगधर देखें और क्या नाम से योग रत्नाकर देखें, बसवराजियन देखें, तो सभी में जितना रोगों के लिए वर्णन नहीं है उससे ज्यादा अरिष्ट विज्ञान का वर्णन। तो हंति च स्थान विच्युता, ये मैंने प्रत्यक्षता 2-3 मरीजों में स्पष्ट देखा है कि नाड़ी यदि स्थानच्युत है तो वह मृत्यु सूचक होती है। एक और बड़ा सुंदर श्लोक है, महातापेति शीतत्वम शीतत्वे तापिता शिरा, कि बहुत शरीर बहुत अधिक गर्म है और नाड़ी ठंडी है, और शरीर ठंडा है, नाड़ी गर्म है, शीतत्वे तापिता शिरा, तो ये भी अरिष्ट सूचक लक्षण। तो ऐसे बहुत मरीज आते हैं जिसमें अरिष्ट सूचक नाड़ी दिखती है और वो बिल्कुल सटीक रहती है। आप सोचिए कि उन लोगों ने कितना ऑब्जर्वेशन किया होगा कि उन्होंने लिख दिया कि एक रात में खत्म हो जाता है, या उन्होंने लिख दिया कि ये सप्ताहम वयावधि, ये 7 दिन इसकी उम्र है, या लिख दिया कि 1 महीने उम्र है, या लिख दिया 1 संवत्सर उम्र है। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो एक संस्मरण सुना दूं? दिख रहे हैं अध्यक्ष जी? एक यहाँ की नागपुर की बहुत प्रसिद्ध समाज सेविका हुई है निर्मला देशपांडे, विनोबा जी की शिष्या थी, 2 बार राज्यसभा की सदस्य रही। उनके पिताजी को देखने गया था, बड़े विद्वान आदमी थे, पीजे देशपांडे, नेहरू जी के साथियों में से थे, यहाँ से नागपुर टाइम्स नागपुर पत्रिका निकालते थे, इंटक के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो उनको अतिसार था, देखने गया मैं, और आप विश्वास मानिए अभी भी मुझे याद है उनकी नाड़ी जो है बिल्कुल यहाँ चल रही, यहाँ ना होकर यहाँ नाड़ी चल रही। तो मैं जब नाड़ी देख, मतलब उनको देख के बाहर निकला, ये कह के कि दवाई भेजता हूँ, उनकी बहन कल्पना देशपांडे जी वो पूना में है, पूना जा रही थी। तो मैंने निर्मला जी को बोला कि एक दिन के लिए रुक जाएं, आपकी बहन जी को बोलिए कल चली जाएंगी। बोले रिजर्वेशन है। मैंने कहा आपके लिए रिजर्वेशन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, कल करवा दीजिएगा। तो वो रुक गए, और आप विश्वास मानिए कि दूसरे दिन सुबह प्रातः उनका देहावसान। वो इतनी ज्यादा प्रभावित हुई, इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि मेरी जो किताब है स्वस्थतन स्वस्थमन, उसकी भूमिका में उन्होंने ये बात की, और उनके माध्यम से मैं नरसिंह राव जी तक पहुंचा।
सिर्फ वो अरिष्ट नाड़ी, मैंने बताया ना कि नाड़ी ने बहुत कुछ दिया है, उस बहुत कुछ दिया में एक ये भी है कि प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचा मैं नाड़ी परीक्षा के माध्यम से, उनकी नाड़ी देखी, उनका इलाज किया, वो अलग संस्मरण है, जाने दीजिए। तो 2-4 फाइंडिंग भी हमने यदि अच्छे से हृदयंगम कर ली, मैं पूरी नाड़ी परीक्षा संभव नहीं है एक आदमी के माध्यम से, वो यदि टेक्नोलॉजी में आ जाए तो बात अलग है, वरना 1-2 फाइंडिंग भी यदि हमने हृदयंगम कर ली और उनके आधार पर हम यदि रोगी को बताते रहे, इलाज करते रहे, इलाज करने में बहुत काम करता है। दीप्ति, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, याद होगा तुमको, वर्धा में वर्कशॉप व्याख्यान खत्म होने के बाद जब परीक्षण प्रात्यक्षिक दिखाने की बात आई थी, तो सबसे पहले आपकी प्रिंसिपल थी गोखले मैडम, उन्होंने अपनी नाड़ी दिखाई। बड़ी प्रसिद्ध महिला रही हैं हमारे, हम लोगों की, पवन जी भी जानते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने बोला मेरी नाड़ी देख के बताइए। मैंने उनकी नाड़ी देखी, उस समय पित्त प्रधान तो है ही है, वो बात का अनुलोमन, पित्त का अनुलोमन चल रहा था। तो मैंने उनको बोला मैडम आपका स्टमक डिस्टर्ब है और आपको नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। देखिए ये हर समय याद रखिए, नाड़ी परीक्षा या बाकी चिकित्सा करते समय भी आचार्य कहते हैं योग वाही परम वायु संयोगाद उभयर्थ दाहकृत तेजसा युक्ता शीतकृत सोम संश्रया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, चरक का श्लोक है। और चक्रपाणी उसमें कहते हैं योगवाही की व्याख्या में, योगे योगिनम गुणम बहति इति योगवाही। योगे मतलब मिलने पर, योगिन जो मिल रहा है उसके गुणों का जो वहन करे वो योगवाही। परम की उसमें वो आगे व्याख्या करते हैं चक्रपाणी, अत्यर्थम मतलब वायु जो है अत्यंत योगवाही। तो वायु की नाड़ी में यदि आपको पित्त का अनुबंध मिल रहा है, आप आंख मूंद के बिल्कुल बोल दीजिए कि नाभि के ऊपर, मतलब आमाशय, हृदय और मस्तिष्क, बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है फिजिक्स का, तर्क लगाइए। वायु जब गर्म होती है तो ऊर्ध्वगति करती है, नाभि वायु का स्थान है, नाभि से ऊपर उठेगी। यदि पित्त मिल रहा है, पित्त जुड़ा हुआ है तो नाभि के ऊपर उठेगी। तो आप उसको कह सकते हैं कि आपका स्टमक खराब है, आप कह सकते हैं कि आपको पल्पिटेशन होता होगा, आप कह सकते हैं आप एंजाइटी में हैं, बिल्कुल सटीक मिलता है। मैं आपको बताऊं 100% सटीक। लेकिन वही वायु यदि कफ के साथ मिल रही है, कफ का साथ मिल रहा है, अनुबंध नहीं बोल रहा, साथ मिल रहा है, तो वो जो है फिर निबंध का पेशेंट हो सकता है, कैप्सूल का पेशेंट हो सकता है, वो नाभिक अधो प्रांत की उसको प्रॉब्लम हो सकती है या शाखागत हो सकती है। उसी तरह 2-3 और मेरे जो अनुभव वो बता दूं। वक्र नाड़ी एक बहुत शब्द बार बार आता है वायु को लेके। तो वायु स्टेट, नाड़ी स्टेट चलना चाहिए, रिजु बोलते हैं। यदि आपकी उंगलियां एक लाइन में है और कफ पित्त वात इस ढंग से वो लाइन में आ रहे हैं तो वो रिजु है। लेकिन कभी बाहर जा रही, कभी अंदर आ रही, कभी एक कफ स्थान पर बीच में है, पित्त स्थान पर बाहर चली गई, वात स्थान पर फिर बीच में आ गई, तो वो बाह्य वक्र नाड़ी। बाह्य वक्र नाड़ी है तो शाखाओं में वात की विकृति होगी, और आभ्यंतर वक्र नाड़ी है तो अंदर के हिस्सों में वायु की विकृति होगी। उसी तरह से एक और मेरी फाइंडिंग है जो मैं अक्सर रोगी को बताता हूँ, और रोगी हर समय मतलब चमत्कृत हो जाता है। एक साथ किसी की पित्त और कफ की नाड़ी चल रही है, आप उसको आंख मूंदकर बोल सकते हैं कि आपका पाचन खराब है। आपका पाचन कभी ठीक होता है, कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि ये दोनों, वही वाली तर्क वाली बात, ये दोनों विरोधी गुण हैं, विपरीत गुण हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। इससे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, पति पत्नी रहते हैं और मैं उनको जब बोलता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ी आगे की बात पाचन की, तो ठीक है, मैं बोलता हूँ आपका मूड ठीक नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, अनप्रेडिक्टेबल
मूड है आपका। आप खुद नहीं जान सकते कि आज कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। तो अक्सर रोगी की पत्नी साथ में होती, वो कहती बिल्कुल सही कह रहे साहब, इनका कोई ठिकाना नहीं, आप अभी कुछ कहेंगे कल कुछ कहने लगते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये अपने ढंग से आप तो अनुभव ही लीजिए, इन चीजों को देखिए, और निश्चित रूप से धीरे धीरे 2-4 फाइंडिंग भी ऐसी अपने को मिल गई जिनके आधार पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मुझे इशारा हुआ कि बंद करो, तो आपने ध्यानपूर्वक सुना। बड़ा कठिन विषय है और इतनी बार बोल चुका हूँ मुझे याद नहीं रहता। मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरे गुरु स्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय जयपुर NIA पवन जी ने बुलाया था, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अभी 1-2 साल पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान के सारे बड़े कुरुक्षेत्र गया ही था, मैंने बताया सारे बड़े संस्थानों में नाड़ी परीक्षा पर व्याख्यान दे चुका हूँ और लोग ध्यान से सुनते हैं, लोग क्वेरी करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, एक कल्याण पत्रिका है, उसने आरोग्य अंक निकाला था आज से 20 साल पहले, उसमें नाड़ी परीक्षा पे मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था। इतनी क्वेरी आई, मतलब आयुर्वेद वालों की छोड़ दी, सामान्य जनता की, मॉरिशस से, नेपाल से, हंगरी से, कहाँ से लोगों ने जो है प्रश्न नहीं किए। जहाँ वो कल्याण जाता होगा वहां से पूछना। तो लोगों की इस पे जिज्ञासा है, जनता चाहती है, हमें इसको अपनाना चाहिए, पर प्रयत्न करना चाहिए, और जो लोग आगे कर रहे हैं मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगी पहले पवन जी कुछ बोले। पवन सर। अरे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार की तरह एकदम बड़ा प्रशंसनीय और एकदम सिखाने वाला व्याख्यान, फिर कुछ नई बातें मिली इसमें, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय, एक्सपीरियंस और इतने प्यार से पढ़ाया, फिर से बड़ा मजा आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे क्लास में ही बैठे हो, आराम से, बिल्कुल संत गति से, और रुजू नाड़ी पढ़ाई आपने सर, अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर से जब मैंने कांटेक्ट किया था और सर को मैंने बोला था कि व्याख्यान दो, तो सर का पहले तो सबसे पहले ये था कि भी जो नए लोग हैं आप उनके व्याख्यान लो, उनको सुनो। तो मैंने बोला कि नहीं सर, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका तो आशीर्वाद बना ही रहना चाहिए और उनसे हमें तो सीखते रहना चाहिए। ये जो व्याख्यानमाला है, शुरुआत तो हमने इस ढंग से की थी कि इससे छात्रों का भला हो, छात्रों को जो आयुर्वेद के विषय है, हमारे रोग निदान के विषय है, तो वो पढ़ने को मिले। लेकिन जैसे हमने शुरू किया तो ये खुशी का विषय है कि हमारे जितने शिक्षकगण हैं वो ज़्यादा उत्सुकता से और बहुत ही स्फूर्ति से इसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये एक, जैसे हम CME अटेंड करते हैं या रीओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो हमारे लिए तो ये एक रीओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है। तो इसीलिए जितने भी हमारे पुराने गुरुजन हैं उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे तो बहुत अच्छा है। और सर ने ये भी बोला था कि इसको आप एक डिस्कशन के रूप में रखिए, व्याख्यान के रूप में मत रखिए, क्योंकि हमने कई बार सर को सुनाया है, सर भी कई जगह बोल चुके हैं, तो बार बार वही रिपीटेशन। तो सर का यही मंतव्य था कि इसको हम एक डिस्कशन के रूप में रखें, लोगों की जो भी। तो सर बहुत ज्यादा कुछ भी क्वेरीज नहीं आई हैं, एक दो ही क्वेरीज ऐसी हैं कि जो लेने लायक है। एक मेरे ख्याल से डॉक्टर शालिनी राय जी है जिन्होंने पूछा है कि नाड़ी को रोटेट करके देखने से क्या मतलब है, मतलब किस तरह से रोटेट करके देखना है। नहीं, रोटेट वर्ड अंग्रेजी है, हमारा तो मर्दन करना है, नाड़ी को ऐसे मर्दन करना है, क्योंकि हमारी कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पिछला अधिकांश नाड़ी में, देखिए नाड़ी में अधिकांशतः जो है वो विशेषण के रूप में बात कही गई। जैसे अपने स्थिमित वर्ड आए, ये सब हमारे टेक्निकल वर्ड हैं। वाइफ अप्लाई क्या मैं नहीं कर सकता, खिला देखना है, देखना है, रुक्षा देखना है, किसी हेड को देंगे, आपको मर्दन करना पड़ेगा। उसके लिए हमको
उसको रोटेट करके देखना प्रोफेसर ने अप्लाई किया है। जो 5 MBBS में तो तरीके अप्लाई हैं किए। नाड़ी देखने के, मर्दनाथ मतलब बाई रोटेशन, थोड़ा प्रेशर के साथ उसको ऐसे घुमाइए, ठीक है। मॉडर्न में भी बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इससे हम ब्लड वेसल्स की वॉल देख रहे हैं, लेकिन हमको ब्लड वेसल्स की वॉल नहीं देखना है, उसके अंदर प्रवाहित हो रहा जो हमारे बात पित्त कफ है उनकी स्थिति देखना है। आम और कफ की स्थिति जानने के लिए आपको रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और भी कोई अगर कोई प्रश्न? हाँ डीपी जी सर। उपाध्याय सर को नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आपके लेक्चर सुन के, हम लोगों को पूरा रिफ्रेश हो गया, इसके लिए बहुत आभार और धन्यवाद। बैडगी PS बैडगी बोल रहा हूँ सर। बैठगी जी, कर साहब के अकाउंट से बोल रहे हो? जॉइंट अकाउंट खोल लिया क्या आपने? अरे सीनियर भाई लोगों का तो फायदा उठाना चाहिए ना। अच्छा, हाँ नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ भैया, मैं भी आपके वहीं के ही हूँ, सतीश हूँ आपका। सर प्रणाम सर। आप सर मेरे MD और PhD में एग्जामिनर रहे सर, आपने आशीर्वाद दिया उस समय। लेकिन मैं क्या बताऊँ कार सर, अब ये सब बातें बताने की बात नहीं है, बहुत लोग हैं जिनका मैं किसी का लेकिन सर एक आशीर्वाद आपने नहीं दिया सर। नहीं सर, एक शिकायत है सर। मैं तो आपको डॉक्टर कार, मैं आपको देख के तो मुझे ये लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपसे MD की भी परीक्षा ली है और आपकी और हेलो। हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है। और हाँ, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है अभी। जी सर। हमारी तीसरी पीढ़ी अभी रोग निदान में है। गुरु मतलब हमारे शिष्यों के शिष्य हमारे सामने, जैसे प्रशांत जी हमको देख रहे हैं, आवड़े जी हमारे को नजर आ रहे हैं, कालनी की भी कहीं परीक्षा ली है जी। हमारा भी PhD में आए थे सर, MD में भी आप सर एक लास्ट बात मुझे कहना है सर। हाँ। एक आशीर्वाद आपसे नहीं मिला सर हम लोगों को, कि आपने सर एडजंक्ट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट हुए थे BHU में, आप आए नहीं सर। अरे सर BHU ऐसा है, मैं आप जानते हैं बनारस जो है वो एक भूत की तरह है, जिसको भी बनारस का भूत लग जाए वो कभी उतरता नहीं है। मैं हर समय चाहता हूँ, मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं बनारस पहुंचूं। मैं अपने गुरुदेव के अभी अभिनंदन में नहीं पहुंच पाया। कोई आपके अध्यक्ष जी आपके अध्यक्ष जी शेरो शायरी के बड़े शौकीन है, बस मैं उनको समर्पित करते हुए आपसे कह रहा हूँ, कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू सर। थैंक यू सर का व्याख्यान हो और उसमें कोई शेर शायरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी हमें अभी बहुत कम सुनने को मिली है। हमारे हर लेक्चर में सर 1-2 शेर शायरी जरूर बोलते ही थे। तो सर नहीं, पवन सर भी बहुत शौकीन है, पवन जी शौकीन है। सर मैं केवल शौकीन हूँ, आप तो रचते हैं, आप तो शायर है, आप कवि है। अलग बात है, वो अलग बात है। वो शायर बनने में देर कितनी लगती है। अच्छा, सभा समाप्ति से पहले 2 मिनट जरा मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जी सर बोलिए। सब लोग कृपया ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो मैं परमादरणीय प्रोफेसर GP उपाध्याय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने जो हमारी सबकी अब किसमें लगाना है, दिनों से दबी हुई चाहती कि सर आज खुल के बोले, तो सर ने बहुत, क्योंकि समय की सीमा नहीं थी 20-25 मिनट वाली, मैंने तो सर को बुलाया था तो समय की सीमा में बांध दिया था पहले, तो इसलिए अब की बार समय की कोई सीमा नहीं थी। सर ने बहुत खुल के उस चीज को बताया कि हाँ किस तरीके से संस्मरणों सहित, और वो संस्मरण भी जरूरी है, और उससे एक ऑथेंटिसिटी हमें खुद को महसूस होती है कि हाँ देखिए ऐसे हुआ और ये चीजें हम ले जा सकते हैं। और सर का जो आखिरी संस्मरण है, मैं तो केवल उसी का ही पालन करता हूँ। किसी भी महिला को, आपने तो सर नाड़ी के आधार पे कहा, लेकिन किसी भी महिला को आप ये कह दें कि वो पुरुष उसका पति बात नहीं मानता है, मूड बदलता रहता है, तो ये तो वैसे ही खुश हो जाती है वो।
उसको नाड़ी देख के बताने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी एक्सेप्ट कर लेगी इस बात के लिए कि हाँ मेरा पति ऐसा ही है। नहीं, पत्नियों के विषय में बताओ तो पति खुश हो जाते हैं। हाँ वही वाइस वर्षा है सर, वही वाइस वर्षा है। उसके लिए नाड़ी परीक्षा के बिना भी बताएंगे तो भी चलेगा। और दूसरा, मैं हमारी आज की ऑर्गेनाइजर हैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया। बाकी मैं इस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू की थी, सिंगल लेक्चर सीरीज में पहले मैडम दीप्ति को ही बुलवाया था, तो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को हमने हेलो सर, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ वाशने सर। हाँ हेलो वाशने सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर, आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। अच्छा ठीक है। मतलब मैं दीप्ति जी ने अच्छा किया या बुरा किया मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन तीनों सर को उनको पकड़ लिया जिनको हमने रख दिया था कि हाँ जब कोई नहीं बोल पाएगा तब तीनों को सुनना है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी एकेडमी के हैं, उन्होंने तीनों को ही इसी सीरीज में बुला लिया। तो ये अच्छा भी है, आप सब लोगों से हमारे नए वक्ताओं को थोड़ी प्रेरणा भी मिलेगी। और जो हमारे श्रोता हैं उनसे मैंने एक ही निवेदन बार बार किया था कि वो माइक को बंद कर लें, लेकिन वो जानते बूझते भी अपने माइक को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से बार बार इको भी आई और डिस्टरबेंस उनके पड़ोसियों की आवाजें भी आई। सर मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी गतिविधि के लिए ये जरूरी है कि अनुशासन का पालन उनको स्वयं करना है, किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं है। मैंने स्वयं अपना माइक बंद कर रखा था, लेकिन कुछ सीनियर लोग भी ऐसे रहे जिन्होंने उस चीज को, नाम सबके आ रहे थे, मैं नाम से इंगित नहीं करना चाहता, किसी के लिए विशेषाधिकार इसके लिए नहीं है कि वो उस पे डिस्टरबेंस हो। वो डिस्टरबेंस उनके लिए नहीं, श्रोता के लिए, वक्ता के लिए, सभी के लिए होता है। अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो कृपया आगे से इस बात का ख्याल रखें कि म्यूट अनम्यूट बहुत आसान प्रक्रिया है। मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किसी पे भी नीचे बिल्कुल साइड में होता है। और इस बात का ध्यान रखें, किसी भी जूम मीटिंग के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो निर्बाध रूप से चलती रहे। ये शिकायतें बहुत इंटरनेशनल एकेडमी है, लीग है, उसका भी मेंबर हूं। ये बहुत मेजर शिकायतें हैं कि सारे जो विषय होता है उसकी रेड केवल इसीलिए पड़ जाती है कि लोग म्यूट अनम्यूट नहीं समझ पाते और लगातार आवाज आती है। तो कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। मुझे बार बार इस चीज को ना करना पड़ा। मैंने आज ये कॉलेज ही चूंकि इसको लिए कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल विशेष अधिकार है कि वो तुरंत उसको हटा दे वहां से। एक को हटा दिया लगातार जब पीछे से आवाज आती है तो बहुत डिस्टरबेंस होती है। ठीक है सर? हाँ सर, एक को हटा दिया था। कुछ लोगों ने सेटिंग ऐसी करके रखी है कि एडमिन भी उसको म्यूट नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। किसी के लिए विशेष अधिकार नहीं है डॉक्टर साहब। जी सर, मैंने उसमें दिक्कत आती है ना, रिमूव किया था मैंने उनको। बहुत बहुत मेरी ओर से सभी के लिए आभार, और आगे के कार्यक्रम के लिए भी मेरे लिए दीप्ति जी के लिए शुभकामना है कि वो इसी तरीके से संचालित करेंगे। अब दीप्ति जी, अब आप अपना फाइनल आभार कर सकती हैं। थैंक यू अतुल जी। सर के लिए मैं कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकती कि सर बहुत अच्छा हुआ, या क्योंकि सर तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, वो तो ऑल एवरग्रीन ही है। अपेक्षा थी कि कुछ लोगों के कुछ उन्होंने क्लियर करना है या कोई डिस्कशन करना है, तो हमें ऐसा भी कुछ नहीं मिला है, तो डिस्कशन के लिए ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है सर। तो मैं ये मानती हूँ कि हम सभी ने इसको बहुत अच्छे से एक बात बोल सकता हूँ? हाँ जी सर। सर नमस्ते, वागेश सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। पहले तो मेरे गुरुजी आचार्य उपाध्याय सर जी को नमस्कार। खुश रहिए। वैसे गुरुजी को सुनने का मौका तो मुझे कई बार मिला, नाड़ी पे मैंने कई बार उनको सुना है, और उनको सुनना अपने आप में एक, हमारे मराठी में कहते हैं कि परवणी रहती है।
और अच्छा होता कि हम उनसे एक ऐसा गेस्ट लेक्चर न करके एक इंटरैक्टिव सेशन करते, क्योंकि वो वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अभी इसमें इतने वो ये हो गए हैं नाड़ी के इसमें कि हमने उनसे किसी भी बात के बारे में सिर्फ मार्गदर्शन लेना चाहिए। अभी उनका लेक्चर कोई ऐसा चीज नहीं है। जहाँ जहाँ हमें डिफिकल्टी होती है तो हमने अपना डाउट क्लियर करना चाहिए। इवन जब मैं अपनी कार्डियोलॉजी की बुक लिख रहा था और जब मुझे कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही थी कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, क्या होता है और वो मिलती कैसी है एक्चुअली में, सर को फोन करता था कि सर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये महसूस कैसे होती है। उसका फिर एक परसेप्शन किया और उसका फिर वो प्रॉपरली मिलता जुलता एक इंग्लिश वर्ड उसमें फिर लिखा। अब बहुत सी बातें ऐसी है कि अब मैं भी शायद थोड़े समय में सर के जैसा कुछ नॉलेज ले लेता इसके बारे में, नाड़ी के बारे में, मगर सर ने एक बार मुझे नाड़ी का बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर दिया और उसके बाद मैं उसी आधार पे वो चलता रहा, तो शायद उसकी बारीकियां मैं उतनी ज़्यादा सीख नहीं पाया। वो एक अनुभव मैं आप सभी लोगों को भी शेयर कर देता हूँ, शायद सब आपको भी सबको मजा आ जाए। सर ने, मैं बोला सर ये आप ऐसे देखते कैसे हैं, और देख के ऐसे बोल देते और रुग्ण भक्त हो जाते कि वैद्य जी आपने कैसा बता दिया। अरे कुछ नहीं, भागे बोले सिंपल है, आसान है। आयुर्वेद में क्या 3 दोष है, वात पित्त कफ। वात के लक्षण ठहरे हुए हैं, पित्त के लक्षण ठहरे हुए हैं, कफ के लक्षण ठहरे हुए हैं। 3 उंगलियां रखने का, जिस दोष का प्रिडोमिनेंस होगा उस दोष के हिसाब से लक्षण बोलते जाओ, मरीज अपने आप तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। बोलेगा वैद्य जी आप महान हो। तो वो बात मैंने काफी दिन तक प्रैक्टिस की और पेशेंट को मैं फिर उसी आधार पे बताने लग गया कि ऐसा हाँ हाँ सही बोला आपने, सही बोला। तो उस चक्कर में बहुत सी बारीकियां जो है वो रह गई। अभी इस माध्यम से मैं सिर्फ सर को एक पूछना चाहता हूँ कि चूंकि ये आईबीएस के पेशेंट बहुत आयत से मिलते हैं और डे बाय डे तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि टेंशन फैक्टर, ऐसा फियर फैक्टर, ये सब समाज में बढ़ गया अलग अलग कारणों से। तो इसको इनका सर आपका अनुभव ऐसा प्रैक्टिकल क्या कहता है कि आईबीएस के इसमें ऐसी कौन सी, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो आपने बताया कि बृहस्पति देव त्रिभुजान जी ने बताया कि लीवर फेल्यूर में हमको मृत सर्पा समान जो क्लासिकल पिक्चर है वो मिलता है, बट आईबीएस में आपके ध्यान में ऐसा कुछ आया कि ऐसे कुछ विशेष फाइंडिंग्स आपने नोटिस की? देखो भागेश जी, एक बहुत बढ़िया सूत्र है, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम। तो जहां देखिए आचार्यों को दृष्टांत देने की जरूरत कहाँ पड़ती, जहां डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कोई पॉइंट होता है उसी में हमको उदाहरण देने की जरूरत पड़ती। तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि 40 उदाहरण हैं, मतलब मेरे पास 22 किताबें हैं नाड़ी परीक्षा की, उनमें मैंने पढ़ा है, कोशिश की है समझने की, और आपको मालूम है 3 थीसिस की लिखवाई अपने डिपार्टमेंट। इस जगह उन्होंने उदाहरण दिए, कठफोड़वा का उदाहरण है, बाकी भी उदाहरण है, शिष्ट रहता बोला ही नहीं, जितने तो पहले बोल दिया था कि मैं ये सब नहीं करता। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो जो भी है, चाहे वो मंडूक की बात हो, चाहे वो जलौका की बात हो, चाहे सर्प की हो, चाहे मृत सर्प की हो, चाहे कठफोड़वा की हो, चाहे वो अर्क पुष्प की हो, इनको महत्व मत दीजिए। वो सिर्फ आचार्यों ने समझाने के लिए कह दिया, आचार्यों ने वो समझाने के लिए कहा। उस पैटर्न को दिमाग में बनाइए और उस पैटर्न को दिमाग में बनाने के बाद वो कोशिश करिए, मतलब हृदय के से अंगुष्ठ मूल की तरफ जाती हुई जो वेव है, लाइन, उस लाइन में विविध प्रकार की गतियों को समझने की, ढूंढने की, कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये मिलती हैं, ये पक्का बात है कि भिन्न भिन्न गतियां मिलती हैं। मतलब वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी में मैं बड़ा कमजोर हूँ, मेरे पास वो सब है, लेकिन वो जिस बच्चे को बुलाया था वो आ नहीं पाया, आप लोग को दिखाता था मैं वीडियो और स्लाइड।
सर ये जो IBS है करना, वो कई लोग जो उंगलियों की बात करते हैं, सब कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। दोषानुसार लक्षण जो आपने बताया, मजाक की बात नहीं है, वो बिल्कुल सही है। दोषानुसार लक्षण, रोगानुसार लक्षण अलग अलग होते। आचार्यों ने भी जो मतलब सारंगधर संहिता और योग रत्नाकर यदि आप उठा के देखेंगे तो रोगों के अनुसार लक्षण बहुत कम बताए। बाद के लोगों ने उसको रोगानुसार लक्षण किए। तो मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे लोगों को ऑब्जर्वेशन होता गया, जैसे जैसे उनके अनुभव में आते गए, वैसे वैसे वो श्लोक बनाते गए। ठीक है। और वो रिप्रोड्यूस वाली जो बात है या हमको उसको प्रत्यक्षीकरण वाली बात है, तो उसको तो टेक्नोलॉजी में कहीं लाना पड़ेगा, और चल रहा है। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हो गए। आज डायग्नोसिस को लेके पूरी दुनिया परेशान, ट्रीटमेंट को लेके परेशान नहीं है, डायग्नोसिस को लेके परेशान। जिस भी बीमारी का पैथोफिजियोलॉजी लोगों को पता लग गया, उसका ट्रीटमेंट पता लग गया, कहीं कोई प्रॉब्लम। और नाड़ी परीक्षा बहुत सारी परीक्षाओं में से एक परीक्षा है, लेकिन उसके प्रति जनता का बड़ा आकर्षण। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमको उसका थोड़ा बहुत आना चाहिए। और मैं एक ही कहता हूँ भाई, आप हर आदमी पल्स देखता है, पर मिनट रेट लिखता है, रेगुलर इरेगुलर लिखता है, फुल वॉल्यूम लिखता है, उस जगह आयुर्वेदिक लिखो ना भाई। बात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। पूर्णा, रिक्ता, ह्रस्वा, दीर्घा, विशुद्धा, पिछला लिखिए, समझ में आएगा। और बहुत सारी फाइंडिंग है जो बड़ी स्पेसिफिक होती है। यदि हम उनको देखते जाएं, विशिष्ट मरीजों में मिलती है, स्पेसिफिक होती है, तो समझ में आता है कि यार ये कहाँ से आते। ठीक है सर, ये IBS एक चूंकि एक सिंड्रोम है, इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन मिलता है, कभी डायरिया मिलता है, कभी एसिडिटी का फीचर्स मिलते हैं, अम्ल पित्त जैसे लक्षण मिलते हैं। कभी पेशेंट बोलता है उधर शूल है, कभी इधर दुखता, कभी उधर दुखता। तो हमारे शास्त्र में जो आमातिसारे पृथुला जड़ाचे बताया, अजीर्णान भवेत नाड़ी कठिना परितो जड़ा, हाँ, तो वो जो मल संचार शीघ्र स्पंदते धरा वगैरह वो जो बताया है, तो क्या इनको हम एक सम्मिलित रूप से इसमें से कोई भी एक फाइंडिंग मिलती है तो भी हम उसको एक लेबल कर सकते हैं कि एक ये ग्रहणी की सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। आप लोग बिल्कुल सही ढंग से डिस्कशन कर रहे थे। IBS का जहाँ तक सवाल है तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही बात है। और साइक वाला जब भी संबंध आए, मन वाला जब संबंध आए, तो आपने पढ़े ही होगा, इंद्रियाणाम मनोनाथा मनोनाथस्तु मारुता। इंद्रियों का मालिक मन है और मन का मालिक वायु है। तो जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, जो भी, न केवल IBS, उसमें वायु का अनुबंध जरूर होता है, वायु के लक्षण जरूर मिलते। तो कफ स्थान पर बात की गति मिले तो आप उसको प्रवाहिका का या IBS का पेशेंट मान, क्योंकि गति जो है वो क्रियाशील दोष को रिप्रेजेंट करती है। ये जो बात हुई वो स्थान प्रत्यक्षता पे मत जाइए, गति ज्यादा महत्वपूर्ण, और सूक्ष्मता जानना है तो गुण ज्यादा महत्वपूर्ण। तो वो सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म यानी पतली, 3D पल्स मॉडर्न वाले बोलते हैं। अपने यहाँ देखो तंतु निभा शब्द का प्रयोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको 3D पल्स अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। तंतु निभा या सूक्ष्म में हमको लगता है सूक्ष्म कैसे हो। तो बहुत पतली नारी, लगातार जिसका अजीर्ण अपचन चल रहा है, लगातार जिसको प्रवाहिका चल रही है, उसके शरीर में पोषण की कमी हो ही जाएगी। ये तर्क लगाते हुए यदि हम सोचेंगे तो नारी सूक्ष्म रहेगी, कफ स्थान पर जैक्ट होगी और बात की नाड़ी चलेगी। जितने भी मन जहाँ इन्वॉल्व है वहां बात की गति आपको अवश्य मिलेगी, ये ध्यान रखें।
क्योंकि इंद्रियाणां मनोनाथस्तु मारुता। और उसमें एक और उन्होंने लिखा कि बकरा मतलब अरसे रोगे, अर्श के संदर्भ में, अरसे रोगे स्थिरा बकरा क्वचित मंजा क्वचित ऋजु। अब देखिए बिना ऑब्जर्वेशन की ऐसी बातें नहीं लिख सकते। वो कह रहे हैं कभी वो सीधी चलेगी, क्वचित बकरा क्वचित ऋजु, क्वचित मंदा क्वचित स्थिरा। स्थिरा का मतलब कम, धीरे धीरे चलने वाली। ठीक है, तो ये फाइंड अच्छा शास्त्रों की दृष्टि से फाइंडिंग नोट करना और अब हम लोगों ने किया काम, कुछ काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। आपको याद है कि स्थान के साथ क्या क्या चीजों का परिचय आता है, वो मैं थीसिस खोज रहा था, मिली नहीं। तो दोष संचय का ज्ञान और किस स्थान पर विकृति है इसका ज्ञान था, स्थान पर बचता। लेकिन गति से हमें विकृति का ज्ञान था, गति से दोष प्रकोप का ज्ञान था, गति से आवरण का ज्ञान था, और जो गुण है उन गुण से आहार संबंधी बातें, मनोभाव संबंधी बातें, विहार संबंधी बातें, इनका ज्ञान था। ठीक है, अच्छा लगा आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। करिए आप, हमारा मार्गदर्शन सदैव आपको मिलेगा और आगे करिए। हम लोग तो जरा पिछड़े लोग हैं, श्लोक वाले लोग हैं, है ना? तो आगे जी आपका स्वागत है। हाँ हाँ सर, आपको देख के नमस्कार नमस्कार। आजकल उपाध्याय सर का है। आगे सर आप अपने नाम से नहीं आए, सैमसंग दिख रहा है। चीनी मैम ने खास इनविटेशन दिया था और आज उपाध्याय सर मेरे गुरुजी का था। तो मुझे बिल्कुल जरूर आना चाहिए आपने। और आप कुछ डॉक्टर बागे, आप बिना इनविटेशन के आइए, हर बार आइए, ऐसा नहीं है कि इनविटेशन से ही आए। नहीं, अब मुझे अपने लोगों से मिलने के लिए कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ आपका हर बार स्वागत है और किसी इनविटेशन का इंतजार ना करें, है ना? और ये गुरुजी ने जो शेर पढ़ा था बशीर बद्र का, उसी का एक और शेर बड़ा अच्छा है। आजकल व्हाट्सएप और लॉकडाउन की वजह से उतना ही चल रहा है। गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दत सामना नहीं होता। अरे वही तो बात पवन सर, यही तो समस्या है। अब सामना हो भी रहा है तो सैमसंग नाम लिख के आ रहा है, अब बागे सर ने अपना नाम ही नहीं लिखा है इसमें। नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं उसमें क्या आया क्या नहीं, वो तो अभी बात चली तो मुझे उपाध्याय सर पर बागे सर, आपने उपाध्याय सर से कुछ क्वेश्चन पूछ के कुछ नाड़ी की और इंट्रिकेसीज और गूढ़ताएं हमको समझाई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने ये आया कीजिए, आप बात छेड़ी ना, तो उपाध्याय सर का एक शेर मुझे हमेशा याद रहा। उन्होंने कहा हुआ, वाह वाह इरशाद। तो आपकी बात इसलिए याद आई, अब बात निकली तो सुना ही देता हूँ। तेरे वादे पे जिया तो जानो कि झूठ ही जिया, तेरे वादे पे जिया तो जानो कि झूठ ही जिया, कि खुशी से मर ही जाता अगर एतबार होता। अरे वाह सर की बात रहते पक्का याद हो गया। गाले में बाबा, गाले में गुरु जी आपको कहते थे क्या आगे जी? नहीं, संसदीय कार्रवाई से हटाना पड़ेगा ये शेर। ये पवन सर, नहीं पवन सर, सर जो है ना डायनेमिक पर्सनालिटी है, ये सर संसदीय कार्रवाई से हटाना पड़ेगा शेर। जी सर बिल्कुल। मैं समझता हूँ दीप्ति, अब समाप्त करो। हाँ, इसीलिए मैंने बताया था। हाँ, सर का शायद भोजन भी नहीं हुआ है और सर ने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें और अपने आशीर्वचन दिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर की, और बाकी भी जितने हमारे यहाँ पे आज श्रोतागण उपस्थित थे, बोडटवार सर, अतुल सर तो हमारे कार्यकारिणी के ही हैं, बाकी कार सर, बैडगी सर, कोडवानी सर, संजय छाजेड़ जी
और भी जितने यहाँ शालिनी राय मैडम, तो जितने भी यहाँ हमारे साथ जुड़े आज इस लाइव सेशन में, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और अगला जो हमारा सर वहाँ पे है, तो एक सवाल उनसे पूछ लो ना कि आईपीएस के फाइंडिंग्स, उनके प्रैक्टिकल अनुभव क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अनुभवी है कोडवानी सर भी इसमें, तो एक बात उनसे भी। वागे जी आप ये इस चक्कर में आ गए हो अभी रोग निदान परिषद के और अतुल जी के, तो हम तो गुरु जी की आज्ञा से, उपाध्याय सर के तरफ से आपको आज्ञा देते हैं, हम आज्ञा तो हम नहीं दे सकते कि आप भी अपना कुछ विद्वत वक्तव्य है इस परिषद पे दीजिए। जरूर कार्डियोलॉजी पे आपका लेक्चर, आपके कहने पे ही हम हाजिर है। आप आइए और विद्वत लेक्चर दीजिए, आपका स्वागत रहेगा। मैं कुछ अपने बस अपने आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा बस, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आते रहिए आप। जरूर जरूर। दीप्ति जी, हाँ जी सर, गुरु जी की आज्ञा से सभा समाप्त करने का आज्ञा ले लीजिए सर से। बस सर, आप खुद ही कह रहे हो कि सर ने भोजन भी नहीं किया है। हाँ जी सर, तो इंटेलेक्चुअल भोजन कराया सर ने ये। बस मैं एक ही बताना चाह रही हूँ कि अब जो नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो लेक्चर है वो एसी कार सर का है और मूत्र परीक्षा पे है, तो इसी तरह से सब उसी को एंजॉय करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।